हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए बूस्टर डोज का कार्य करेगा। जिस प्रकार से कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, वैसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लड़ने के लिए आज लगाते हैं साइंस का बूस्टर डोज। क्या इसे बूस्टर डोज के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमर कस लीजिए और आज जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं उसका सीधा संपर्क आपको एग्जामिनेशन में होने वाला है। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो साइंस का कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे। प्रकाश के परावर्तन पूछे या फिर पूछे आपसे अपवर्तन, दोनों के दो नियम होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, दोनों के दो दो नियम होते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग, और जितना जल्दी जवाब देंगे उतना जल्दी गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, जिसे फोकस दूरी के नाम से भी जानते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये जानते होंगे आप लोग कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब वक्रता त्रिज्या r को डिनोट किया जाए तो उसका आधा हो जाएगा, और ये मिल जाता है हमें ऑप्शन नंबर सी में। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। धमाकेदार क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बूस्टर डोज एकदम मजे से करके दिखाएंगे आज। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। तो यहां पर मेरे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वो है 4 नंबर में। चौथे क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, अब लेंस की क्षमता का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, P जो होता है वो 1/f के बराबर होता है, जबकि f का मान यहां पर होना चाहिए मीटर में। लेकिन अगर सेंटीमीटर में यहां दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आप 100/f का यूज करेंगे। ये भी आपको हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए, उत्तर लेंस है, पॉजिटिव होगा, अर्थात यहां पर मान पहले ही आप जान जाइए पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, 100 है और f का मान मेरे पास 20 आ गया है। 20 से 100 कटाइए, 5 आया, मतलब आपके पास 5 डायोप्टर हो जाएगा, वो भी प्लस वाला। और ये मिलता है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप काउंट करते रहेंगे और कितने प्रश्नों का आज के सेक्शन में जवाब दे पाते हैं यह भी जरूर हमें बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट तरीके से गांठ बांधिए। अधिकतम दूरी पूछता अनंत होती है, और 25 सेंटीमीटर और इस अनंत के बीच के जो भाग होते हैं इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि परास। ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। छठा स्क्रीन पर आ चुका है। छठी का प्यारे जवाब देंगे सभी लोग। छठा का गर्दा उड़ा देना है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में मिलने वाले हैं। एकदम लिख लीजिए पवन सर क्या कह के यहां से गए थे। एसआई मात्रक बताना विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। छठे में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अभी तक मिलाते रहेंगे कितने आप सही कर पाए हैं। इसी के साथ आ गया है आपके सामने 7वां प्रश्न। 1 HP, जिसको हम पूरे नाम के तहत अश्व शक्ति कहते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के, और यह दिया गया आपके सामने ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास आ गया है 8वें नंबर में। जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। फिलामेंट का तार किस पदार्थ का बना होता है? बाबू सब बताओ लोग जल्दी जल्दी।
तो फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है और W का गलनांक लगभग 3200 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आप याद रखेंगे लगभग 3200 डिग्री सी इसका गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर। बच्चा लोग 9 नंबर में 9 का जवाब फटाफट देने का प्रयास करेंगे, मिलाते भी रहेंगे आपका कितना प्रश्न आज के सेशन में सही हो रहा है। मानव शरीर का प्रतिरोध, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ये मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है इस ऑप्शन के आधार पर होगा 30,000 ओम। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, अर्थात आपके मेरे और अन्य मानव का जो शरीर का टेम्परेचर होता है, सॉरी प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंट होता है, वो लगभग होता है 30,000 ओम। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भागना नहीं है, आ जाना है मेरे पास 10वां नंबर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। लघुपथन इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के समय में परिपथ का मान एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों तार जो होते हैं वो एक दूसरे से संपर्क कर जाते हैं, और इसीलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक। 11 नंबर आ गया है स्क्रीन पर। 11 का जवाब देंगे सभी, गर्दा उड़ा देना आज के सेशन में और आपके एग्जामिनेशन में। यही 18 तारीख को पूछा जाने वाला है, एकदम दिमाग में बना लीजिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति होती है 220, सॉरी आवृत्ति नहीं, 220 विभवांतर होता है और 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है। तो यहां आवृत्ति का सवाल है ही नहीं, यहां मेरे पास है उसके विभवांतर से, तो 220 सी और ए दो में दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हम घर के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं, तो एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आ गया है 12 नंबर में। 12 का जवाब देंगे, आग लगा देंगे आज इस प्रश्न में। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए या होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा जिससे टरबाइन चला के विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसमें पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो उसकी चाल होनी चाहिए लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यह मिला आपको ऑप्शन नंबर ए में। 12 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और आज के सेशन में मजा आने वाला है। अगर आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सभी दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। निम्न में से किस देशों को पवनों का देश कहा जाता है? मतलब सबसे ज्यादा जहां पवन होते हैं या पवन जो है उत्सर्जित होते हैं, जहां से टरबाइन चलाए जाते हैं, तो ऐसा जो देश है उस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, पवनों का देश डेनमार्क। 14 देखते हैं। 14 आ गया बच्चा लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो एकदम आसानी से जवाब देते हैं हम लोग। आपके सामने क्या है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 और उसके साथ एल्युमिनियम की रासायनिक अभिक्रिया की गई है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में आपको बताया क्या गया है। देखिए एल्युमिनियम के साथ ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया और उसके साथ फेरस अलग हो गया। तो जहां अलग होता है उसे विस्थापित कहते हैं या एकल विस्थापन कहते हैं। और ये दिख क्या किसमें दिख रहा है आपको, तो यहां दिख रहा है आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन। एकल नहीं दिया हुआ है, तो मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है 15 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, एकदम इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? ऑप्शन 4 है, श्वेत, पीला, हरा और काला। तो आपको बता दें कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये आपका हरा रंग का होता है।
अच्छे से गांठ बांधिए। इस प्रश्न का, इस 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्के हरे रंग का जैसा होता है सिल्वर क्लोराइड। श्वेत याद नहीं रखेंगे, श्वेत गलती आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर, जो है 16 नंबर में। इसका तो जवाब हमें पता है, सब कोई बता देगा, जितने लोग जुड़े हैं सब बताएंगे। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र बताना आपको। बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का अणु सूत्र होता है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट आपको दिख जाता है कहां पर, ये तीसरे ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट आगे आ गया है आपके सामने 17 और 18 एक साथ, दोनों को एक साथ लपेटे में लेंगे। आज ये निर्णय करके दम यहां तक आए हैं और बूस्टर डोज का एकदम निर्णय करके आए हैं कि बूस्टर डोज लेके रहेंगे, एकदम लेके रहेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। देखिए कहां है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछता तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। 18 देखिए, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है। इससे कठोर इस धरती पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ नहीं है। और देखिए हीरा कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब 18 का राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। 19 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। एक क्वेश्चन पहले कर चुके हम लोग, जिसका संकेत होता है आपका W और इसका गलनांक लगभग 3200 डिग्री सी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 देखिए, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। लोहा और कार्बन मतलब फेरस और कार्बन को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। चलिए इसका आंसर तो हमें पता है, सबको बता देगा। लोहा और कार्बन मिलता है जब एक साथ तो बनता है इस्पात, ठीक है, अर्थात स्टील कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 21 आपके सामने है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। और ऐसे ही दम क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ठान लीजिए, मान लीजिए। पवन सर क्या कह के गए थे, दिमाग में बना लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको देने वाला है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल तो अगर आप इसको हाइड्रोकार्बन के तहत आप जानते हैं तो इथाइल जो होता है ये दूसरे नंबर का हाइड्रोकार्बन है, मीथेन के बाद आता है। मतलब इसका अणु सूत्र होगा C2H5 और उसके सामने चूंकि अल्कोहल समूह का है तो आपको लगा देना है क्रियाशील मूलक OH। अब देख लीजिए किसमें है, ये मिला आपको डी ऑप्शन में, मतलब 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 22 देखते हैं। 22 आपके सामने आ गया है कि कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक आपको बताना है। कार्बोनिक ग्रुप जिसमें आप कह सकते हैं कि कीटोन समूह आता है, याद रखें इसमें आता है हमारा कीटोन समूह। और कीटोन समूह आपका बताइए इसमें कौन सा है, तो कीटोन समूह जो आपके सामने है डी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर, 23 स्क्रीन पर आ गया है। 23 का जवाब हमें पता है, इसका तो गर्दा उड़ा देंगे सब लोग। एल्काइन मूलक का सूत्र, एल्काइन। अब देखिए इसको तीनों याद रखिए। आप सबसे पहले याद रख सकते हैं, सबसे पहले आप याद रखेंगे एल्केन, और एल्केन का अणु सूत्र या सामान्य सूत्र कहते हैं वो होता है CnH2n+2। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा गया एल्कीन, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो याद रखेंगे CnH2n। उसके बाद एल्काइन अगर याद रखें, एल्काइन अगर पूछ दिया आपसे तो एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। अगर ये तीनों याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में परफेक्ट हो जाता है। ये गांठ बांध लीजिए। आपसे पूछा गया एल्काइल, एल्काइल या एल्काइन नहीं है, लास्ट में देखिए न है यहां पर और ये ल दिया हुआ है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। कभी भी ऑप्शन नंबर डी का जवाब आपका नहीं होना चाहिए। 24 स्क्रीन पर आ चुका है। 24 का जवाब देंगे सारे प्यारे, हमारे जितने भी प्यारे जुड़े हैं सब बताइए। ये जो आपके सामने दिख रहा अभी ये उपस्थित
ये जो आपके सामने उपस्थित भाग है, इसमें उपस्थित पर्याप्त समूह क्या है, समूह का नाम बताना है। तो देखिए इसमें C एक है, डबल O हुआ और उसके साथ H है, तो C डबल OH मिला ना, अर्थात यहां पर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, एकदम ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 25 नंबर में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसके तहत आप जानते हैं कि उसमें आवर्तों की संख्या 7 जबकि वर्गों की जो संख्या होती है वो 18 होती है, तो उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या बनाया गया था? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर। मोस्ले के द्वारा यह बनाया गया था आवर्त सारणी। 26 नंबर आ गया क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? गर्दा उड़ा देंगे, 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर। चलिए 27 इसी के साथ 27 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं आपको यह बताना है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर 27 का भी। अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है सारे प्यारो लोग, 28वां नंबर। ईसीजी का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईसीजी। अब ईसीजी का पूरा नाम, चलिए इसमें बरगलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, दम आसानी से और साफ साफ ईसीजी का पूरा नाम हम बताते हैं। इसमें जो आपके सामने बी दिख रहा है 28 में, ये इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका पूरा नाम होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईसीजी, जो हृदय की धड़कन की माप के लिए या हृदय का जो माप होता है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है ईसीजी। 29 नंबर, 29 आ गया स्क्रीन पर। 29 है कि मानव के 100 ml 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? अर्थात अगर हमारा रक्त का 100 मिलीलीटर अगर भाग है तो उसमें कितना यूरिया प्राप्त होगा या यूरिया होगा यह बताना है। ऑप्शन 4 है, 20, 30, 40 या फिर 50 मिलीग्राम। तो आपको बता दें कि इसमें हम आपको बता देंगे कि 30 मिलीग्राम इज राइट आंसर, मतलब हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा लगभग 30 मिलीग्राम होती है प्रति 100 ml के तहत। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 30वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और सारे लोग ये काउंट करते रहेंगे। लास्ट में कमेंट करना है आपको कितने सही कर पाए आप इस प्रश्नों के समूह में, एकदम ये इंतजार रहेगा हमें। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? देखिए 2 तरीके के रोग ज्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछ दिया गया डेंगू और एक आपसे पूछता है मलेरिया, और इन दोनों में बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन जो होते हैं ये बने रहते हैं। आज इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अगर डेंगू पूछा है तो इसका मतलब डेंगू जो होता है वो साफ पानी में होता है, अच्छे से याद रखेंगे, और मलेरिया जो होता है ये गंदा पानी में होता है। अच्छे से गांठ बांधिए इस बात को। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में होते हैं? तो ये होगा आपको साफ अर्थात शुद्ध जल में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जबकि मलेरिया पूछा होता तो गंदा पानी में। 31 क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। मास्टर ग्रंथि कहलाता है जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जबकि यहां पर पीयूष ग्रंथि नाम नहीं दिया है, उसी का नाम दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और इसी ग्रंथि से हमारे एक ऐसे हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम दिया गया है वृद्धि हार्मोन, और इसी वृद्धि हार्मोन के द्वारा आपके और हमारी वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है इस प्रश्न में? ऑप्शन 4 मिलेंगे, 31, 37, 14 या फिर 25। तो मनुष्य में स्पाइनल की जो संख्या होती है
अर्थात स्पाइनल नब्ज की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 31। स्पाइनल नब्ज किसको कहते हैं? तो जैसे आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर के पास अगर बुखार मपवाए होंगे तो आपके हाथों को पकड़ के आपके नब्ज को जांच के वो बता देते हैं कि आपको बुखार है या नहीं। तो वैसे वैसे स्पाइनल जो नब्ज है उसकी संख्या हमारे शरीर में टोटल 31 होती है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 33 आ गया स्क्रीन पर। 33 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? मतलब नर युग्म और मादा युग्म जब एक साथ मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन बोला जाता है। अर्थात देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में यहां है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 33 का। चलिए 34 देखिए क्वेश्चन। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आने लगा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहां से निषेचित होता है? हमें पता है, सबको ये पता होगा। अंडाणु जो निषेचित होता है वो अंडाशय से होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा डी होगा। चलिए 35 देखते हैं। पराग कोष में होते हैं। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं इस सेशन में, याद रखेंगे। एकदम सीधे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में लड़ने वाले हैं। पराग कोष में होते हैं तो पराग का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अर्थात 34 और 35 दोनों का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 36 को देखते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, लेकिन अगर टोटल संख्या पूछा जाए तो आपको बता देना है 46। कंफ्यूज नहीं करेंगे। जोड़े में 23 जोड़ा और टोटल संख्या 46 और यहां जोड़े की संख्या दी गई है, युग्मक की संख्या दी गई है। देख लीजिए, अगर युग्मक नहीं लिखा होता तो यहां पर 46 आंसर होता, 23 गलत हो जाता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 37 देख लेते हैं इसी हाथों। जीन कहां पाए जाते हैं? यह भी अच्छा क्वेश्चन। हमारे शरीर में जो जीन होते हैं जिसके द्वारा आनुवंशिकता जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का उत्तरदायित्व होता है, आनुवंशिकता जाता है, वो जीन कहां पाए जाते हैं? तो ये जीन हमारे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस 37 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 38 नंबर। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला जो जल में पाया जाता है। चलिए जल, तो पहले तो जल में घास नहीं होगा, ये तीनों काट लीजिए। शैवाल होगा। आपको ऐसे ही चुनने को मिल गया बी। कहीं दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। घास तो होते हैं आपको जमीन पर ना, जल में थोड़े होते हैं। अब देख लीजिए बी में सब मिल जाएंगे आपको। शैवाल के साथ जलीय कीट, जलीय कीट के साथ मछली। तो ये आपका बी जो होगा इसका 38 का ये हो जाएगा राइट आंसर। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आपको जब सही उत्तर नहीं पता हो, गलत को छाट लीजिए, सही निकल के आ जाएगा। 39 नंबर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब कि जहां पर भूमि में जल सामान्य रूप से पाई जाती है। तो भूमिगत जल देखिए, तालाब नहीं है, तालाब में तो बाहर से पानी डाला जाता है। नदी भी भूमि जल नहीं माना जाएगा क्योंकि वर्षा के जल के द्वारा यह प्रभाव होता है। इसमें माना जाएगा आपका कुआं, क्योंकि कुआं ऐसा विभाग है जहां जमीन के अंदर पानी स्वतः हमेशा पाया ही जाता है। मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब आ गए हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और क्या आपको आज ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया? अगर पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन मेरा जो होता है वो HW में होता है और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर भी बताते जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।